Hello student, in this video we would discuss about application of Gauss theorem. Before discussing, I will remind you that you have subscribed this channel by which you have all got the notification from related to this channel. Student, जैसे कि हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि गॉस थ्योरम जो है हमको एक नया तरीका, एक नया टूल्स बताती है जिसकी वजह से हम किसी पॉइंट पर, स्पेसिफिक पॉइंट पर या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने में हेल्प मिलती है। तो ये जो है कुछ अलग नहीं है, ये कूलॉम्स लॉ का ही एक तरीके से फॉर्म कह सकते हो, ये उसी के सिमिलर है। तो बस यहाँ से जो हमको एक नया तरीका पता चलता है उसको देखने, इलेक्ट्रिक फील्ड को देखने का, उसके इंटेंसिटी को समझने का और डायरेक्शन देखने का पता चलता है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि गॉस थ्योरम का यूज करते हुए हमको क्या क्या चीजें करनी होगी। तो आपको दो तीन चीजें जो हैं आपको दिमाग में रखनी होगी कि आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होना चाहिए वो कंटिन्यूअस होना चाहिए और ये चार्ज जो भी है वो एक क्लोज सरफेस से कंटेंट होना चाहिए। पहली चीज जो होनी चाहिए वो आपकी सरफेस जो होनी चाहिए तो कैसी होनी चाहिए, क्लोज सरफेस होना चाहिए, है ना, क्लोज सरफेस होना चाहिए, है ना। और दूसरा स्टेप जो रहेगा आपको गॉसियन सरफेस चूज करने का। ये जो आपने क्लोज सरफेस जो आपने बोल दिया तो इस क्लोज सरफेस को हम गॉसियन सरफेस बोलेंगे और ये गॉसियन सरफेस को हम किस तरीके से यूज करेंगे। तो गॉसियन सरफेस को हम इस तरीके से चूज करते हैं कि वहां पर जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस पर एवरी पॉइंट पर आपका क्या हो, कांस्टेंट हो। दूसरी चीज, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है सरफेस पर या तो टेंजेंशियल हो या कैसे हो, नॉर्मल हो। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो जो है आपका गॉसियन सरफेस जो आपने चूज की है वो आपकी सही है। तो पहली चीज क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड एवरी पॉइंट कैसा हो, कांस्टेंट हो, है ना, एवरी पॉइंट कांस्टेंट हो। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज जो है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड या तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है या तो आपका नॉर्मल हो, सरफेस नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस और टेंजेंशियल, है ना। ये दो चीजें आपकी इसेंशियल है ना। फिर जो है हम क्या काम करेंगे, तो एक बार फ्लैक्सी डेफिनेशन से हम वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे और ये जो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है वहां से हम एक बार इसको कैलकुलेट करेंगे, है ना। और फिर लास्ट में ले जाके उन दोनों को क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे। लेकिन ये दो पॉइंट जो है आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चूज करना है और जो सरफेस जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। Student, let we have a linear charge which are uniformly charged. We have to calculate electric field from this wire at distance r. How do we calculate electric field? By linear charge distribution. Here, तो सबसे पहले अभी हमने आपको क्या बताया कि हमें इसके चारों फिर क्लोज सरफेस लेनी होगी, है ना। उस क्लोज सरफेस को ही हम क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस बोलेंगे। और वो गॉसियन सरफेस कैसी होनी चाहिए, वो गॉसियन सरफेस ऐसी होनी चाहिए कि वहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा एवरी पॉइंट सरफेस पर वो क्या होनी चाहिए, वो कांस्टेंट होनी चाहिए और वो जो डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो या तो सरफेस के नॉर्मल हो या क्या हो, आपका टेंजेंशियल हो, ठीक है। तो अब हम इसको कैलकुलेट की कोशिश करते हैं। तो ये जो वायर है जिसको हमने यूनिफॉर्मली चार्ज कर रखा है, इसकी वजह से आर डिस्टेंस पर जो है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए एक गॉसियन सरफेस यूज करेंगे सिलेंड्रिकल,
ऐसी सरफेस चूज करेंगे सिलेंड्रिकल। और ये सिलेंड्रिकल आप किसी भी पॉइंट पर इसके, जैसे आप जो है मान लीजिए आपका ये, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक इसके अंदर लीनियर वायर जो है ना, जैसे इसके अंदर जो अगर आप खोल के देखो तो इसके अंदर जो एक पेन की जो है रिफिल पड़ी हुई है, तो उसको ऊपर जो है हमने इसको इस तरीके से करता है, इसको पेन के जो है इन्वेलप से इस तरीके से करके रखा हुआ है। जैसे ये आपका एक वायर है, इसके ऊपर आपको एक ऐसा एनवेलप देना है कि उसके इस एनवेलप पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, कांस्टेंट होना चाहिए। आप चाहे इस वाले पॉइंट पे बात करो, चाहे इस वाले पॉइंट पे बात कर लो, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है ना। इस वाली सरफेस पे भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ही है। लेकिन अब यहाँ पर जो दूसरी चीज हमने बोली थी, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो है कैसा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए या टेंजेंशियल होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम एरिया एलिमेंट ले लेते हैं, अब हमको पता है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जहाँ पे चार्ज कंटिन्यूस या कोई भी चीज कंटिन्यूस होती है उसको हम इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक एरिया एलिमेंट कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर जो है एक एरिया एलिमेंट कंसिडर किया हमने, एक यहाँ पर एरिया एलिमेंट कंसिडर किया, एक यहाँ पर एरिया एलिमेंट कंसिडर किया। अब इस एरिया एलिमेंट से जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी, है ना, इसको हम मान लीजिए ये एरिया एलिमेंट जो है ds1, वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है आपके, मतलब उसी लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस सरफेस पे कैसे है, नॉर्मल डायरेक्शन में, है ना। इसी तरीके से अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका इस तरफ है, लेकिन ये जो एरिया एलिमेंट है ना, इसकी वजह से एरिया एलिमेंट जो है वो आपका किस तरफ है, वो इस तरफ है। तो इस वाले सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके कैसे, टेंजेंशियल है, और जबकि इस वाली सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, नॉर्मल है। कंडीशन मैंने आपको पहले डिस्कस की। इस तरीके से अगर हम यहाँ पर भी देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका इस तरफ है, और एरिया वेक्टर अगर हम देखें तो वो आपका जो है इस तरफ है ना। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, जो हमने फ्लक्स की डेफिनेशन बात की, तो फ्लक्स, टोटल फ्लक्स की हम बात करेंगे। टोटल फ्लक्स क्या है बेटा, ∅=∅1 + ∅2 + ∅3। अब यहाँ पर अगर हम ∅2 और ∅3 की बात कर लें, ∅2 और ∅3, तो यहाँ पर जो है इंटीग्रल E.ds cos 90। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल है, ये जो है ये आपका ऐसे समझ सकते हो, ये वाली कर्व सरफेस, सॉरी कर्व सरफेस नहीं, ये आपका क्रॉस सेक्शन सरफेस एरिया जो है यहाँ पर, और नीचे क्रॉस सेक्शन सरफेस एरिया जो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका इस तरफ है, और इस क्रॉस सेक्शन एरिया की वजह से जो आपका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ है, आपकी इस तरफ है ना। तो हम इसके बीच में अगर एंगल की बात करें तो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, है ना, ये 90 डिग्री हो गया। ये 90 डिग्री हो गया, तो ये ∅2 ∅3 cos 90 की वैल्यू हमको पता होती है 0 होती है, तो ∅2 ∅3 की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 0 हो गई, है ना। इस इक्वेशन बना दो। अब इसमें जब हम वैल्यू डाल देंगे तो फाई की वैल्यू जो है वो हमारी क्या आ जाएगी, फाई की वैल्यू जो है हमारी आ जाएगी ∅2 के ऊपर। ∅2 को अगर हम कैलकुलेट करें तो ∅2 जो है हमारा क्या होगा बेटा, तो यहाँ पे आराम से कैलकुलेट कर लेते हैं, इंटीग्रल E.ds1, है ना, ds1 cos 0। यहाँ पर जो है क्लोज इंटीग्रेशन है ना, तो ये जो है यहाँ पर जो, यहाँ पर भी क्लोज इंटीग्रेशन, तो ये जो है E.ds1 cos 0, cos 0 वैल्यू 1 होती है, तो ये क्या हो गया आपका इंटीग्रल E.ds1। तो फाई की वैल्यू जो टोटल फ्लक्स जो है ∅2 के ऊपर होगा, ∅2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की तो वो हमारी आ गई इंटीग्रल E.ds1। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाली कर्व सरफेस पर हर जगह हर पॉइंट पर कैसा कांस्टेंट है, तो ई को हम क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं, और इसका क्लोज इंटीग्रल ds1। अब जो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसकी वैल्यू आपको पता क्या होती है, 2πrl, है ना। अगर लेंथ जो है इस वायर की लेंथ कितनी है, l है ना, इस वायर की लेंथ l है, और इसको चार्ज जो अगर हमने क्यों दिया, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा = q/l। क्लियर है। और रेडियस r है, तो इस कर्व सरफेस का जो सरफेस एरिया होगा, सिलेंडर के सरफेस एरिया का वैल्यू हमको पता होती है, क्या होती है, 2πrl। इसकी रेडियस से इसकी लेंथ को मल्टीप्लाई करो तो आपको इसका कर्व सरफेस एरिया पता चल जाएगा। क्योंकि हमको एक बार फ्लक्स यहाँ से पता चल गया, इसको इक्वेशन नंबर बना लेते हैं 2।
और एक बार हम निकालेंगे गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट से। किससे? जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि एक बार तो फ्लक्स के डेफिनेशन से निकालेंगे और एक बार जो हम कैलकुलेट करेंगे गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट। तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है? किसी भी क्लोज सरफेस से जो आपका फ्लक्स है वो टोटल इनक्लोज चार्ज का 1/0 टाइम होता है। तो यहाँ पे टोटल इनक्लोज चार्ज क्या है बेटा? क्यू है। तो क्यू को अगर हम यहाँ पर उसके गॉस थ्योरम की फ्रॉम गॉस स्टेटमेंट से देखें तो वहां पर फाई की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? टोटल इनक्लोज चार्ज का 1/0 टाइम। तो यहाँ पे चार्ज क्या है? क्यू अपॉन क्यू है। क्यू को हम कितना लिख सकते हैं बेटा? लैम्डा एल अपॉन 0 यहाँ से, ठीक है, लैम्डा एल अपॉन 0। अब जो है हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को क्या कर लेंगे? इक्वेट कर लेंगे। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम इक्वेट कर लेंगे। जब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम इक्वेट कर लेंगे तो हमारी जो है वैल्यू आ जाएगी ई इक्वल टू ई इंटू 2πr_L इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन 0। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ई इक्वल टू आ जाएगा 1/2π0 लैम्डा अपॉन आर। अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2π0 लैम्डा अपॉन आर यूनिट वेक्टर आर है। ये हो गया आपका। अच्छा, अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा किसके प्रोपोर्शनल है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे, आर की वैल्यू बढ़ाओगे, तो वैसे वैसे जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा? रिड्यूस होता जाएगा, है ना। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में ग्राफ प्लॉट करें, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में ग्राफ प्लॉट करें तो हमारा ग्राफ जो है वो इस तरीके से आएगा। आप इस चीज को, ठीक है। एक और एप्लीकेशन देखते हैं। ये तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमने ड्यू टू द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से निकाला। अब हम एक प्लेन शीट की वजह से आपको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? ठीक है स्टूडेंट, ये सेकेंड एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की, जिसमें हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लेन शीट कैलकुलेट करना है। तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं? एक हम प्लेन शीट लेते हैं जिसका एरिया आपका कैपिटल एस है और उस प्लेन शीट की वजह से हमें इससे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा? हमें गॉसियन सरफेस यूज करनी पड़ेगी। अब वो गॉसियन सरफेस कैसी होनी चाहिए? कि उस पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होना चाहिए और जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या तो उसके सरफेस एरिया से नॉर्मल हो या और कैसे हो आपका मतलब टेंजेंशियल हो। तो जो है वो उसी सरफेस को जो हाइपोथेटिकल सरफेस हम एज्यूम करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस बोलते हैं। तो इस सिचुएशन में जो गॉसियन सरफेस लेंगे वो हम कैसे लेंगे? हम सिलेंड्रिकल लेंगे। सिलेंड्रिकल भी ले सकते हैं और क्यूबिकल भी ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस की बात करते हैं तो मान लीजिए ये आपका जो है एक सीट है और इसमें अगर हमें निकालना है तो ये स्पैन को एक बड़ा सा मतलब आप ये समझ सकते हो सिलेंडर टाइप का इसके अंदर इस तरीके से डाल दिया जो इसके आर पार मतलब होके जा रहा है। अब ये इसके कितने सरफेस एरिया? एक तो ये सरफेस एरिया हो गया, एक सामने वाला कर्व सरफेस एरिया होगा और पीछे वाला कर्व सरफेस एरिया होगा। तो इस तरीके से जो है हमें इसके सरफेस एरिया को समझना है। अच्छा, तो हम क्या काम करते हैं? तो सबसे पहले हमने एक जो है गॉसियन सरफेस एज्यूम की सिलेंड्रिकल और इससे जो है हम जो है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये हमारी गॉसियन सरफेस हो गई। अब इसके हमारे पास 3 सरफेसेस आते हैं। तो दो तो कर्व सरफेस है, सॉरी दो जो क्रॉस सेक्शन एरिया सरफेसेस है और एक जो है कर्व सरफेस है। तो इस कर्व सरफेस पे अब हमको पता है जहाँ पे कंटिन्यूअस होता है वहाँ पे हम उसको इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रेशन मेथड में सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? हम उसको छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड कर लेते हैं और एक एलिमेंट को निकालते हैं और पूरे के लिए क्या कर लेते हैं? फिर इंटीग्रेट कर लेते हैं, हमको वैल्यू पता चल जाती है। तो ये जो है इसमें हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर जो है छोटा सा एक एरिया एलिमेंट ले लेंगे। अब उस एरिया एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता है कि कैसे होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका इस तरफ है और यहाँ पर जो एरिया एलिमेंट जो है
मतलब एरिया एलिमेंट वेक्टर जो है वो आपका किस तरफ है, वो आपका इस तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किस तरफ है, वो आपका इस तरफ है ना। तो अगर आप इसको देखो तो जो है यहाँ पर इसके बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री, और इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे अगर हम एरिया एलिमेंट ले लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरफ है ना, और एरिया एलिमेंट भी आपका इस तरफ है ना। इसी तरीके से अगर हम इसको ले लें, इसको हम 1, इसको 2 और इसी तरीके से इसको हम 3 ले लेते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक एरिया एलिमेंट ले लिया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका इस तरफ है और एरिया वेक्टर भी आपका इस तरफ है। यहाँ पे टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स अगर हम देखें तो 5 = 5(1) + 5(2) + 5(3). अगर हम 5(1) की बात करें तो 5(1) जो है आपका इंटीग्रल E.ds1, ये इस तरीके से है। यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट के बीच वेक्टर की बात करें तो इसके बीच वेक्टर कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल E.ds cos 90, और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा ड्यू टू द कर्व सरफेस, जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो 0 होगा। 5(2) 5(3) भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 5(2) और 5(3) के बीच में जो फ्लक्स है इंटीग्रल E.ds है ना, जो हम जो फ्लक्स की जो मेथड है उसके हिसाब से हम इसको निकालते हैं फ्लक्स की डेफिनेशन के हिसाब से, तो इंटीग्रल E.ds, तो इंटीग्रल E.ds को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा बेटा कितना आएगा, तो इसके बीच में जो है एंगल कितना है, उनका सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के बीच एंगल क्या है 0 है। यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो हो जाएगा E.ds cos 0 है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे इस कंडीशन क्या है सेम है, और इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल E.ds, ठीक है, क्लोज इंटीग्रल ds। अब ये क्लोज इंटीग्रल ds किसके इक्वल होगा, तो ये जो प्लेन शीट है इस एरिया के इक्वल होगा, और इसका एरिया हम लोगों ने कितना कंसीडर कर रखा है, s कंसीडर कर रखा है। तो इंटीग्रल ds की जो वैल्यू है वो बेटा आपकी कितनी दे रखी है, s दे रखी है, तो यहाँ पर जो फ्लक्स हो जाएगा 5(2) और 5(3), उसकी वैल्यू कितनी आ गई E/s है ना। तो जब ये वैल्यू हम इस इक्वेशन को हम एक कंसीडर कर लेते हैं, इस इक्वेशन में जब डालते हैं तो टोटल फ्लक्स जो है वो हमारा आ जाएगा 2Es + G। तो एक बार हमने फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया, फ्लक्स की डेफिनेशन के हिसाब से 2Es आया, इसको इक्वेशन नंबर बना लेते हैं सेकेंड। और फ्रॉम द गॉसियन स्टेटमेंट, जो गॉसियन स्टेटमेंट होता है, गॉस स्टेटमेंट क्या कहता है, तो गॉस स्टेटमेंट ये कहता है अकॉर्डिंग टू गॉस स्टेटमेंट, तो गॉस स्टेटमेंट हमको क्या बताता है, गॉस स्टेटमेंट ये कहता है कि आपका टोटल फ्लक्स जो होता है किसी भी सरफेस से वो आपका टोटल इनफ्लो चार्ज का कितना होता है 1/0 होता है, Q/0। और यहाँ पर जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या था आपका सरफेसियल चार्ज था, सरफेसियल डिस्ट्रीब्यूशन था। तो ये यहाँ पर अगर हम चार्ज की वैल्यू देखें तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो गया आपका Q/s, Q इक्वल टू क्या लिखोगे आप सिग्मा × s, जब हम डाल देंगे तो सिग्मा S/0 है ना। गॉस स्टेटमेंट के हिसाब से जो हमने फ्लक्स निकाला, ये फ्लक्स और ये फ्लक्स है ना, इन दोनों को हमें क्या कर देना है इक्वेट कर देना है। तो जब हम दोनों इक्वेट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड सेकंड एंड थर्ड, तो जब हम इक्वेट कर लेंगे तो हमारी हो जाएगी 2Es = सिग्मा S/0, S से S कैंसिल हो जाएगा, तो E = हो जाएगा आपका सिग्मा, E = जो हो जाएगा वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा/2ε0। अगर हम वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं तो वेक्टर फॉर्म में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस प्लेन शीट की वजह से E, तो सिग्मा/2ε0 यूनिट वेक्टर, ये हमारा वेक्टर। अब इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमको ये पता चलता है कि प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे आप निकालोगे तो वो क्या होगा
उसके नॉर्मल होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा प्लेन शीट की वजह से। इसमें आपको डिस्टेंस तो कहीं आया नहीं है, तो प्लेन शीट की वजह से आप किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा आपका, कांस्टेंट। स्टूडेंट, यहाँ पर हमको दो प्लेन शीट दे रखी है। एक प्लेन शीट पर जो है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा 1 है और दूसरी प्लेन शीट पर सिग्मा 2 है। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है फर्स्ट रीजन में बिटवीन द प्लेट्स और थर्ड रीजन में। अगर बेटा हम यहाँ पे फर्स्ट रीजन की बात करें तो हमको पता है कि जो प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका फार्मूला जो होता है वो क्या होता है बेटा, आपको पता है, इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होता है। अगर हम इस वाले पॉइंट पे बात करें इसकी वजह से, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाली सरफेस की वजह से किस तरफ होगी, E1 वो आपकी इस तरफ होगी। और इस वाले की वजह से भी अगर हम बात करें तो वो भी E2 जो है वो भी आपका किस तरफ होगी, वो भी आपका इस तरफ होगी, है ना। और हमने एक चीज अच्छे से ये भी जानते थे जब हमने निकाला था, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस की वजह से प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था वहां पर। तो यहाँ पर अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू हो जाएगा बेटा E1 प्लस E2। और E1 प्लस E2 का मतलब अगर हम बात करें तो इसकी वजह से सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा 1 है, तो ये हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और उसी तरीके से अगर हम रीजन सेकंड में बात करें तो इस वाले प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा बेटा, इस तरफ होगा E1। और इस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस तरफ होगा बेटा, आपका इस तरफ होगा। तो इस रीजन में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें E सेकंड, तो E सेकंड में हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा बेटा E1 माइनस E2 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो सॉरी E1 माइनस E2 के ऊपर होगा, E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1 भी हो सकता है। तो अगर हम इसको देखें तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 हम लिख सकते हैं। बिटवीन द प्लेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होगा। इसी तरीके से अगर हम रीजन थर्ड की बात करें E थर्ड, तो E थर्ड अगर हम इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो वो E2 आपका इस तरफ, और इस वाले प्लेन शीट के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो वो E1 भी आपका इसी तरफ होगा। तो इस रीजन थर्ड में भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस E2 के ऊपर होगा। और इसकी वैल्यू जो अगर हम देखें तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लेन शीट। अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो उसी के हिसाब से फिर ये चेंज भी हो जाएगा। इसमें भी आपको यही देखना होता है, ठीक है। थैंक यू।